हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूं वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं जिनके भी पास इंटरनेशनल बिजनेस का सब्जेक्ट है, उन सभी स्टूडेंट के लिए वीडियो होने वाली है, जिसके अंदर मैं आपको इंटरनेशनल बिजनेस की जो पांचों यूनिट है उनमें से आपके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के अंदर आ सकते हैं और पिछले एग्जाम्स में रिपीट हो चुके हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में जो क्वेश्चन आते हैं वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। साथ में आपको उनके आंसर प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, जिससे आपको उनके आंसर ढूंढने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो बिना देर के शुरू करेंगे हम अपनी आज की वीडियो और देखेंगे इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इनमें मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा है और आपको उसका आंसर प्रोवाइड करवाऊंगा। आंसर के सिर्फ की पॉइंट्स आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको आंसर फ्रेम करना है। पूरा आंसर रीड करके एक्सप्लेन करने के वीडियो को लंबा करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप लोगों के पास भी टाइम नहीं है और वो सारी चीजें मैं आपको वन शॉट रिवीजन वीडियो है उनमें कवर करवा चुका हूं। अगर आपने अभी तक वन शॉट नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए, उसमें आपको वन शॉट वीडियोस मिल जाएंगी। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, द वर्ल्ड हैज बिकम ग्लोबल विलेज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेन द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड इट। जो वर्ल्ड है वो एक तरीके का ग्लोबल विलेज बन चुका है, मतलब एक तरीके का ग्लोबल मार्केट बन चुका है। किस तरीके से? विलेज का मतलब जहां पर सारे लोग एक साथ रहकर अपने एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। तो इस स्टेटमेंट से आप क्या समझते हैं और इसके लिए क्या क्या ड्राइविंग फोर्स हैं? तो सबसे पहले इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करा कि किस तरीके से कम्युनिकेशन में एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट, इन सारी चीजों की वजह से क्या हुआ है, सारे कंट्रीज एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट कर पा रही हैं, ट्रेड कर पा रही हैं। इस वजह से ग्लोबल विलेज बन गया है, फिजिकल डिस्टेंस कम हो गया है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ गई है, इकोनॉमीज अराउंड द वर्ल्ड बढ़ गई हैं। ठीक है, फिर ड्राइविंग फोर्सेस क्या क्या है, तो इंटरनेट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन एडवांसमेंट की वजह से हुआ है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से हुआ है, कल्चरल एक्सचेंज की वजह से हुआ है और पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक रिलेशन की वजह से ये हुआ है। ठीक है, इस तरीके से आपको आंसर करना है। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन वेरियस मोड्स ऑफ एंट्री इन इंटरनेशनल बिजनेस अलोंग विद देयर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर करने के आपके कौन कौन से मोड्स होते हैं और फिर आपको उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताने हैं। तो पहला मोड होता है आपका एक्सपोर्टिंग, तो एक्सपोर्टिंग को एक्सप्लेन कर दिया, उसके बाद आपको एडवांटेज बता दिए, उसके डिसएडवांटेज बता दिए। ठीक है, नेक्स्ट है लाइसेंसिंग क्या होता है, लाइसेंसिंग मोड होता है, तो लाइसेंसिंग को एक्सप्लेन कर दिया, उसके बाद लाइसेंसिंग के क्या एडवांटेज है और लाइसेंसिंग के क्या डिसएडवांटेज है। फिर आपका ज्वाइंट वेंचर क्या होता है उसे एक्सप्लेन करा, फिर ज्वाइंट वेंचर के एडवांटेजेस बता दिए, ज्वाइंट वेंचर के डिसएडवांटेजेस बता दिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फ्रेंचाइजिंग, फ्रेंचाइजिंग क्या होता है उसे एक्सप्लेन कर दिया, फिर उसके ये आपको एडवांटेज बता दिए और ये हो गए आपके फ्रेंचाइजिंग के डिसएडवांटेज। ठीक है, सारे इजी पॉइंट है, कुछ भी इनमें समझाने वाला नहीं था। तो ये आपके मूड्स खत्म हो गए। नेक्स्ट है, डिस्कस द डिफरेंट प्रॉब्लम फेस्ड बाय कंपनी व्हाइल एक्सपेंडिंग इट्स बिजनेस ओवरसीज मार्केट। जब एक कंपनी अपना बिजनेस ओवरसीज मार्केट में एक्सपेंड करती है तो उसे क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो कल्चरल एंड सोशल डिफरेंस, लीगल एंड रेगुलेटरी चैलेंजेस, मार्केट एंट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, operational and logistical issues, financial consideration, human resource and talent management, political and economic instability, strategic management and adaptation, legal compliance and entry barriers। ये प्रॉब्लम्स आपकी आ जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, ग्लोबलाइजेशन इज अ ब्लेसिंग एज वेल एज कर्स, कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट। जो ग्लोबलाइजेशन है उसके फायदे भी हैं, नुकसान भी है, ये कहता है ये क्वेश्चन। तो इसको एक्सप्लेन करना है, तो सबसे पहले आपको ग्लोबलाइजेशन के बारे में बताना है, फिर ग्लोबलाइजेशन के क्या क्या आपके फायदे हो जाते हैं। तो इंक्रीज ट्रेड हो जाता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है, जॉब क्रिएशन होता है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है, इनोवेशन बढ़ती है और कल्चरल अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। फिर किस तरीके से इसके नुकसान होंगे, तो वाइडन गैप हो जाते हैं, जॉब डिस्प्लेस हो जाती है, रिसोर्स डिप्लीट होते हैं, क्लाइमेट में चेंज आता है और लॉस ऑफ आइडेंटिटी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेशनल बिजनेस, एक्सप्लेन वेरियस फैक्टर इन्फ्लुएंस इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है और कौन कौन से फैक्टर इंटरनेशनल बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, ये बताना है। तो सबसे पहले इंटरनेशनल बिजनेस की डिफाइन, इसके अंदर क्या क्या एक्टिविटीज आती हैं और इसके अंदर क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, ये बताया। उसके बाद कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, तो गवर्नमेंट पॉलिसीज हो गई, पॉलिटिकल रिस्क हो गया, मार्केट साइज एंड ग्रोथ हो गई, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो गई, लॉ एंड रेगुलेशन हो गए, कल्चरल डिफरेंस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और ग्लोबल कंपटीशन। ये सारे फैक्टर्स होंगे जो आपके इंटरनेशनल बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। एक्सचेंज रेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू एग्री दैट टेक्नोलॉजी चेंजेस रिक्वायर फॉर इंटरनेशनल बिजनेस स्ट्रेटेजी। एक इंटरनेशनल बिजनेस स्ट्रेटेजी के लिए टेक्नोलॉजी में चेंज जरूरी है, इसको एक्सप्लेन करना है। तो यस है इसका आंसर। अब क्यों जरूरी है, तो इससे ग्लोबल रीच बढ़ती है, कस्टमर एंगेजमेंट होती है, सप्लाई चेन अच्छे से मैनेज होती है, लॉजिस्टिक होता है, R&D में कोलैबोरेट करता है, ये प्रोडक्ट को कस्टमाइज करने में हेल्प करता है और क्लाउड कंप्यूटिंग में हेल्प करता है। ठीक है,
नेक्स्ट है व्हाट आर वेरियस कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी ऑफ एन इंटरनेशनल बिजनेस। एक इंटरनेशनल बिजनेस की जो इकोनॉमिक पॉलिसी होती है और फाइनेंशियल पॉलिसी होती है, उनके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं आपके, उन्हें डिस्कस करना है। तो ट्रेड एग्रीमेंट आता है इसके अंदर, इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजीज आती हैं, करेंसी कन्वर्जन, एक्सपोर्ट स्ट्रेटेजीज, आपकी एंट्री मोड्स, कैपिटल एलोकेशन, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, टैक्स स्ट्रेटेजी एंड लीगल एंटिटी स्ट्रक्चर। ये दोनों चीजें आपकी इकोनॉमिक और फाइनेंशियल पॉलिसीज के अंदर आती हैं। नेक्स्ट है कल्चरल डाइवर्सिटी हैज इमर्ज्ड एज मेजर चैलेंज फॉर मल्टीनेशनल कंपनी। जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं उनके पास जो मेजर चैलेंज होता है वो किस चीज का होता है, कल्चरल डाइवर्सिटी का होता है, कि वहां पर अलग अलग बैकग्राउंड, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कल्चर के लोग काम करते हैं। तो ये उनका एक चैलेंज होता है, उसे एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले आपको बताया कि कल्चरल डाइवर्सिटी होता क्या है और ये चैलेंज कैसे है। अब किस तरीके से ये चैलेंज है ये बताना है। तो लैंग्वेज डाइवर्सिटी आ जाती है उसमें, टीम कोहेशन होता है, लीडरशिप स्टाइल में चेंज आता है, डिफरेंट होते हैं, कॉर्पोरेट कल्चर वर्सेस लोकल कल्चर में डिफरेंस हो जाता है, कंज्यूमर इंसाइट्स में डिफरेंस हो जाता है, एथिकल स्टैंडर्ड सही से मेंटेन नहीं हो पाते हैं और लीगल कंप्लायंस में भी कई बार प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज हैकर ऑल इन थ्योरी ऑफ ट्रेड स्टेट्स इट्स अंडरलाइन अजम्पशन। हैकर्स ऑल इन की जो थ्योरी थी इंटरनेशनल ट्रेड की, वो एक्सप्लेन करनी है। तो आपको उसके बारे में बता दिया। फिर इसकी क्या क्या एजम्पशंस थी, तो एजम्पशंस में टू कंट्री टू गोज टू फैक्टर, मतलब यही सारी चीजें होंगी। फैक्टर इंडोमेंट एजम्पशन थी इसकी, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी एजम्पशन थी, परफेक्ट कंपटीशन और कंज्यूमर प्रेफरेंस। अब क्या एजम्पशन थी उसको आप ये रीड करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज इन इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर जो कंपैरेटिव एडवांटेज की थ्योरी होती है उसे एक्सप्लेन करना है, तो ये उसके बारे में बता दिया। फिर आपको एब्सोल्यूट कंपैरेटिव एडवांटेज और कंपैरेटिव एडवांटेज में क्या डिफरेंस होता है ये एक्सप्लेन कर दिया आपको। ठीक है। तो ये एब्सोल्यूट एडवांटेज, कंपैरेटिव एडवांटेज। फिर इसके अंदर एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है वो एक्सप्लेन कर दिया। स्पेशलाइजेशन एंड ट्रेड मिलता है, एफिशिएंसी बढ़ती है इससे, म्यूचुअल बेनिफिट होता है कंट्रीज का, और ये थ्योरी क्या एज्यूम करती है ये आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो इस तरीके से आपको इसकी थ्योरी के बारे में बताना होगा। नेक्स्ट है एक्सप्लेन थ्योरी ऑफ नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड स्टेट्स इट्स सिग्निफिकेंस। नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की क्या थ्योरी होती है और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है वो बताना है। तो नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की थ्योरी के बारे में पहले बताया, कौन लेकर आया, किसने किसने दी। फिर आपके ये हो गए कि इसके क्या क्या एडवांटेज होते हैं। तो फैक्टर कंडीशन, डिमांड कंडीशन, रिलेटेड एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्री और फर्म स्ट्रेटेजी, इन सारी चीजों में इसके एडवांटेज मिलते हैं देखने को। फिर इसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है, तो ये एक तरीके की हॉलिस्टिक अप्रोच होती है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के साथ होती है, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में हेल्प करती है, इंडस्ट्री क्लस्टर में हेल्प करती है, लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने में हेल्प करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनालाइज कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ एनी थ्री रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। किन्हीं तीन रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के कॉस्ट एंड बेनिफिट, मतलब एक तरीके से फायदे और नुकसान बताने हैं। तो पहला बताया है यूरोपियन यूनियन के बारे में कि इसके क्या क्या नुकसान थे। तो लॉस ऑफ सॉवरेनिटी, कॉम्प्लेक्स डिसीजन और फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन, ये इसके नुकसान थे। बेनिफिट क्या कहते हैं, सिंगल मार्केट थी, इंक्रीज ट्रेड हुआ और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई थी। सेकंड, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नाफ्ता के बारे में बताया है, जिसे बाद में यूएसएमसीए ने रिप्लेस कर दिया। तो इसकी कॉस्ट क्या कहती है, मतलब नुकसान क्या कहते हैं, लेबर मार्केट डिस्प्लेस हुई थी, डिपेंडेंसी कंसर्न बढ़ गया था, रेगुलेटरी हार्मोनाइजेशन हो गया था। बेनिफिट क्या क्या होते हैं, तो मार्केट एक्सेस बढ़ गई थी, एफिशिएंसी गेन हो गया था और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ गई थी। नेक्स्ट है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एशियन की बारे में बताया है। थर्ड, तो इसके नुकसान क्या कहते हैं, डाइवर्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट, नॉन टैरिफ बैरियर एंड पॉलिटिकल सेंसिटिविटी से। फायदे क्या कहते हैं, ट्रेड फैसिलिटेशन हुआ था, इन्वेस्टमेंट फ्लो बढ़ गया था और रीजनल स्टेबिलिटी आ गई थी। ठीक है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द वेरियस ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन ऑफ वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के ऑब्जेक्टिव बताने और फंक्शन बताने हैं। तो ऑब्जेक्टिव में क्या कहता है, पॉवर्टी रिडक्शन था इसका ऑब्जेक्टिव, पॉवर्टी को कम करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट को प्रमोशन देना और कैपेसिटी बिल्ड करना। फंक्शन क्या कहते हैं इसके, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाना, पॉलिसी एडवाइस एंड टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाना, रिस्क मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाना, नॉलेज शेयरिंग एंड कैपेसिटी डेवलपमेंट करना और ग्लोबल एडवोकेसी एंड पार्टनरशिप को बढ़ाना। ठीक है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन वेरियस फंक्शन एंड स्कोप ऑफ डब्ल्यूटीओ। जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है तो होता है, उसके फंक्शन और स्कोप क्या क्या है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, सबसे पहले आपको ये बताया, फिर इसके आपको ये फंक्शंस बता दिए, 1 2 3 4 5, 5 आपको फंक्शन बता दिए। फिर इसका स्कोप क्या क्या होता है, मतलब क्या क्या इसके अंदर इंक्लूड होता है, वो सारी चीजें आपको ये बता दी।
ठीक है, 5-5 दोनों के पॉइंट हो गए, इतना लिखना है आपको अगर एक 9 मार्क का आपका क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एफडीआई एंड इट्स टाइप। एफडीआई क्या होता है, तो सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता क्या है। उसके बाद इसके क्या क्या टाइप होते हैं, तो हॉरिजॉन्टल एफडीआई, वर्टिकल एफडीआई, कॉन्ग्लोमरेट एफडीआई, ये 3 तरीके की एफडीआई आपको एक्सप्लेन कर दी। तो देखिए दोस्तों, इसी के साथ यहाँ पर हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो जाती है। इसमें जो जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे पांचों यूनिट में, सब में से मैंने आपको कवर करवा दिया है। इसके अलावा आपको और कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। होप तो आप सभी के लिए वीडियो यूजफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना इस टाइप के और कंटेंट के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।